क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत? पाकिस्तान सुपर लीग होने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया, अबू धाबी की हुकूमत ने इजाजत दे दी, तो आप तमाम लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त की जो सूरत हाल है, वक्त कम, मुकाबला सख्त। अभी भी कई सारे ऐसे मराइल हैं कि जिन्हें हल करना बाकी है। उनमें सबसे बड़ा मरहला अगर हम देखते हैं तो अब तक शेड्यूल का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि मैचेस का आगाज कब से होगा। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ की राय है कि 4 तारीख से मैचेस का आगाज होगा, कुछ लोग 5 तारीख से मैचेस के आगाज की बात कर रहे हैं। डबल हेडर की बात कर रहे हैं। अबू धाबी की गर्मी भी सबके सामने, किस तरीके का वेदर होगा, किस तरीके का मौसम होगा, ये तमाम सूरत हाल, तमाम चीजें अपनी जगह पर। लेकिन एक सच्चाई जो है वो ये कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होने जा रहे हैं। इसमें कई मरहले अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हल करने, जैसे मैंने आपको बताया कि अब तक शेड्यूल का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया में कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है उसे मद्देनजर रखते हुए और जनूबी अफ्रीका का नाम जिन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है कि वहां जो कोरोना कोविड की सूरत हाल है, उस लिहाज से अबू धाबी की हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि जो क्रू या जो प्रोडक्शन कंपनी है जिनका ताल्लुक इंडिया और जनूबी अफ्रीका से है, वो थोड़ा सा पहले पहुंच जाए और उनका क्वारंटाइन पीरियड ज्यादा हो। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सामने नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो तमाम चीजें सामने आई हैं, उनमें कल एक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ था जिसमें मुल्तान सुल्तान ने हेटमायर और जॉनसन चार्ल्स की खिदमात हासिल कर ली। इसी तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी 4 प्लेयर्स को शामिल किया, 2 प्लेयर लाहौर कलंदर्स ने शामिल किए। टीमें अपनी तैयारियां करती हुई दिखाई दे रही हैं। इतलात यह है कि 24 तारीख को तमाम वो स्टेक होल्डर्स कराची और लाहौर में, जहां से चार्टर्ड फ्लाइट्स ने चलना है, क्वारंटाइन हो जाएंगे। 26 तारीख को इनकी रवानगी है। उसके बाद उन्हें मजीद दिन जो है वो इमारात में जाने के बाद, अबू धाबी पहुंचने के बाद क्वारंटाइन होना होगा। ये तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन एक सवाल पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से अब गर्दिश करना शुरू हो गया है। इंडिया में जिस तरीके से कोविड-19 की सूरत हाल थी, उनकी आईपीएल बाहर चली गई, पाकिस्तान में से भी अब बाहर चली गई। तो फिर इंडिया में इस साल वर्ल्ड T20 होना है, क्या वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? पाकिस्तान में इस साल मुख्तलिफ इंटरनेशनल टीमों में, जिनमें इंग्लैंड ने भी टूर करना है, क्या वो आएंगी या नहीं आएंगी? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे कोई और नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। हाँ नसीम, बड़ा अच्छा आपने जो ये बताया इंट्रो में कि वाकई जो आपने कहा ना कि वक्त जो है वो कम है और मुकाबला सख्त है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हम सब होप करते हैं कि पीसीबी ये तमाम मामलात को बड़े अच्छे तरीके से तय कर ले, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पीसीबी के कंट्रोल में भी नहीं होगी। फॉर इंस्टेंस, जैसे आपने कोविड की सिचुएशन बताई इंडिया और साउथ अफ्रीका की, तो इसलिए बहुत ज्यादा जो सोच विचार के साथ जो अबू धाबी की गवर्नमेंट है वो इनको इजाजत दे रही होगी कि कितने दिन पहले आना चाहिए, कितने दिन पहले नहीं आना चाहिए, ताकि क्वारंटाइन की जो सिचुएशन है उसको तरीके से पूरी तरीके निभा सके। अब आपने कहा कि 24 तारीख को शायद लाहौर में इकट्ठे होंगे और 26 को जाएंगे। सो मुझे इन सारे सिनेरियो में जो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है, अगर टीमें वहां पहुंच भी जाती हैं तो मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि क्या उनको प्रैक्टिस के मौके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अभी तक शेड्यूल नहीं आया, क्योंकि जब शेड्यूल आता है तो उसके साथ ही आपका प्रैक्टिस का शेड्यूल भी आ जाता है टीमों का। सो जब तक के क्रू को वहां पहुंचने की इजाजत नहीं मिलती, उस वक्त तक प्रॉब्ली जो शेड्यूल जो है वो अब तक हमारे पास नहीं आ रहा। उसका रीजन यही है कि जब तक उन्हें ये ना पता चले कि ब्रॉडकास्टर्स ने कब वहां आना है और कितने दिन का क्वारंटीन उनका होना है, उसके बाद से ये लोग शेड्यूल बनाने की बात करेंगे एंड देन प्रैक्टिस। सो एक ऐसी जहां पर आप क्रिकेट नहीं खेल रहे, क्रिकेट ना खेलते हुए आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पीसीएल के बाकी मानता मैचेस खेले जाने हैं अबू धाबी में, जहां पर मौसम की सिचुएशन ये है जून में कि 39 से लेके 41 डिग्री टेम्परेचर जो है वहां पर एवरेज वहां मेंटेन होगा ड्यूरिंग जून, एंड ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 60 प्लस यानी 60% प्लस होगा। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि अगर इन प्लेयर्स को अगर प्रैक्टिस के मौके ना मिले इस ऑप्रेसिव हीट में और इस ह्यूमिड कंडीशन में, तो क्या
माशाल्लाह, मतलब कि आई विश कि ये सारे के सारे फिटनेस के प्रॉब्लम से दो चार ना हो, डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। ऑब्वियसली इनके साथ जो टीम मैनेजमेंट के साथ आपके फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर सब होते हैं जो इनकी हाइड्रेशन का ख्याल रखते हैं सारे प्लेयर्स का। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल टास्क है, और आई विश कि ये सारी की सारी चीजें बड़े अच्छी तरीके से निभा ली जाए। वाकई बहुत मुश्किल टास्क है दिखाई दे रहा है हारून भाई। कल जो है वो आज 23 तारीख हो गई है, कल 24 तारीख है। उन तमाम स्टेक होल्डर्स ने जिन्होंने कराची से चार्टर्ड फ्लाइट से या लाहौर से चार्टर्ड फ्लाइट से 2 फ्लाइट चलाने का प्लान है और रवाना होना है अबू धाबी, और अब तक शेड्यूल का अनाउंसमेंट नहीं हो सका। और जिस तरह आपने वहां की ह्यूमिडिटी की बात की, वहां की हीट की बात की, वेदर एकदम से बिल्कुल चेंज होगा, फिर डबल हेडर रखने पड़ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक डिसीजन ये भी लिया है हारून भाई कि डबल हेडर्स जिन दिनों में होंगे उनमें मैच का आगाज शाम को 5 बजे होगा, और दूसरा मैच जो है वो तकरीबन रात को 10 बजे जाके शुरू होगा। तो इससे कुछ कवर अप होने के चांसेस है। और फिर हारून भाई एक चीज और भी बताइएगा, आपका जितना वसी तजुर्बा है क्रिकेट के हवाले से, लास्ट आईपीएल यहां खेला गया था, उसके बाद से पिचेस की कंडीशन में आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कुछ प्लेयर की गई देखिए होंगी या देखिए जी? नसीम, आपने बड़ा वैलिड देखिए पॉइंट रेज किया। आप आईपीएल के उन महीनों को देखें, यानी जिस जमाने हम्म, में आईपीएल हुआ होगी, कदरे बेहतर हम्म, मौसम था। अभी आपने कहा कि सर्दी इवन ये थी। 5 बजे भी अगर शाम को शुरू करते हैं, तो आपको पता है हम्म, कि जब ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं और जब हवा नहीं चल रही होती और उसमें जो नमी का तनासुब इतना ज्यादा होता है, तो चाहे वो दिन में हो या रात में हो, आपको पता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मैं आपको थोड़ी सी आज आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आज सुबह मैं हम्म, फजर पढ़ने के बाद थोड़ा सा गोल्फ खेलने चला गया था। ठीक है, आप हम्म, यकीन करें कि ह्यूमिडिटी का लेवल इतना सख्त था कि मैं तकरीबन 8 होल्स के बाद आई वॉज टोटली एग्जॉस्टेड, और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझ में कोई जान नहीं रही, बिकॉज इतना मैं हम्म, डिहाइड्रेट हो गया था, बावजूद इसके मुसलसल आप पानी पी रहे थे। तो हम्म, ये कंपेटिटिव मोड में होंगे। आप सोचें कि ये कंपेटिटिव मोड में होंगे, तो वहां तो हर हाल में जीतने की लगन इन प्लेयर्स के उस पर होगी। तो मौसम वगैरह तो उस वक्त तो उनके जहन में नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत ही ज्यादा इन प्लेयर्स के लिए टैक्सिंग है। देर इज नो डाउट कि हमको इस पीएसएल को इसी दिनों में खत्म करना है, क्योंकि इसके बाद आगे विंडो नहीं है। तो हम सब की उम्मीदें इसी पे हैं कि अल्लाह करे कि ये सारी चीजें बहुत खुश असलूबी से तय पा जाएं और मैचेस शुरू हो जाएं और उनका अख्ताम भी हो जाए। हारून भाई पिचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज होने चाहिए। नदीम, पिचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नसीम, आपने जो बात की, देखिए पिचेस का हम्म, अगेन, आप अगर डबल हेडर की बात कर रहे हैं, डबल हेडर का मतलब ये है कि 2 मैचेस अगर होंगे तो 80 ओवर्स उस पे होने हैं। 80 ओवर्स के लिए वो पिच जो है वो इस काबिल होनी चाहिए कि उसमें किसी किस्म की वेरिएशन ना आए, किसी किस्म की तब्दीली ना आए, ताकि दोनों टीमों को एक ही जैसे मौके मिले उस क्रिकेट पिच के ऊपर, जहां पर बैटिंग को ज्यादा फोकियत दी जाती है T20 क्रिकेट में। क्योंकि जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं, चाहे वो टीवी पे बैठ के देख रहे होंगे, या हो सकता है कि कुछ क्राउड को वो अलाउ भी करे वहां पर, कि उनको छक्के और चौके देखने को मिलने हैं। अगर वो छक्के और हम्म, चौके और इस इंटरटेनमेंट को अगर वो T20 क्रिकेट में नहीं देख सकते बिकॉज ऑफ द पिच प्रिपरेशन, तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है पीएसएल के लिए। क्योंकि जब बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे तो आपके लो स्कोरिंग मैचेस होंगे। अगर 120 115 पे अगर आप मैच जीत रहे हैं, तो क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरटेनमेंट वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्रिकेट आपको देखने में नहीं मिलेगी। बिल्कुल हारून भाई आपने बात सही की। क्राउड तो खैर मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग टेलीविजन पे देख रहे हैं, जिनकी बड़े एक इंतजार होता है पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस का, उनका भी मजा थोड़ा सा किरकिरा जरूर हो जाएगा। लेकिन इन तमाम बातों से हटकर पाकिस्तान सुपर लीग हमारा सबसे बड़ा ब्रांड, इन मैचेस का होना बहुत जरूरी है। और जैसे आपने भी बात कही कि ये हो रहे हैं, ये सबसे खुशाइन बात है। चाहे कैसी भी कंडीशन है, कि जो भी सूरत हाल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद चूंकि आगे विंडो नहीं है, इस साल वर्ल्ड T20 खेलना है, हमने अपने कॉम्बिनेशन को करेक्ट करना है। मैं करेक्ट का लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूं कि अभी बहुत सारी खामियां हैं जिन्हें हमें बेहतर करने की जरूरत दिखाई देती है, जो पीएसएल हमारी मदद करती हुई दिखाई देगी। देखिए हारून भाई, एक क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज ये भी बताइएगा, मोहम्मद जाहिद की एग्जांपल हमारे सामने है। श्रीलंका में बहुत शदीद गर्मी थी जिस दौर में सीरीज खेली जा रही थी, और फिर उसके बाद जब वो अनफिट हुए थे तो फिर वो कम नहीं कर सके थे। तो इस तरह की ह्यूमिडिटी में क्या खिलाड़ियों के अनफिट होने के चांसेस हैं? और
अगर अनफिट होने के चांसेस मौजूद हैं तो मोस्टली हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड T20 में परफॉर्म करना है या जाके हिस्सा लेना है। ये चीज तो देखिए, आप इस चीज को तो रूल आउट नहीं कर सकते कि जब इस किस्म की हीट और इस किस्म के ह्यूमिड कंडीशन में जब आप मैचेस खेलते हैं तो आपके मसल्स के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। बावजूद इसके कि आप डिहाइड्रेट हाइड्रेट करने के लिए बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट टैबलेट्स हैं, उसके साथ साथ और बहुत सारे आजकल पावर ड्रिंक्स आ गए हुए हैं कि आपको बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाती है। देन फ्रूट्स का इस्तेमाल भी होता है, खासतौर पर बनाना या चॉकलेट्स, ताकि वो चीजें इंस्टेंट एनर्जी को वापस लेकर आए। लेकिन उसके बावजूद जब आप मैच मोड में जाते हैं, जब आप ये देखते हैं, अगर एक फास्ट बॉलर, फॉर इंस्टेंस मैं एक बात कर रहा हूं, उसको 2 बॉलों में 2 चौके पड़ गए या 2 छक्के पड़ गए, तो आप सोचे ना कि वो तीसरा बॉल करने के लिए तो और ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करेगा ना। दिस इज वेयर जब जहां आपकी बॉडी क्रैक करती है और आपको आपके मसल्स में, आपकी बॉडी के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ता है प्रेशर सिचुएशन में। इसी तरह बैट्समैन रनिंग बिटवीन द विकेट में वो कितना तेज भागने की कोशिश करते हैं कि वो 1 को 2 में कन्वर्ट करते हैं, 2 को 3 में कन्वर्ट करते हैं। सो ये वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फील्डर्स पूरी जान लगाते हैं। डाइव लगाना, स्लाइड करना, ये वो सारी चीजें आपको एक क्रिकेट मैच में करनी पड़ती हैं क्योंकि आपने अपनी टीम को जिताना है। उस वक्त आपके ज़हन में ये नहीं होता कि कंडीशन कैसी है, क्योंकि हम जब भी क्रिकेट खेला करते थे, चाहे भावलपुर में, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब बैटिंग कर रहे तो हमारा पसीना टपक रहा होता था गर्मी की वजह से पिच के ऊपर, क्योंकि इतना ज्यादा आप डिहाइड्रेट होते हैं। लेकिन कोई फिक्र नहीं थी, इसलिए कि आप खेल रहे हैं। लेकिन यस, इंजरी के चांसेस अच्छे हैं। इसीलिए वर्कलोड मैनेजमेंट की जो बात होती है वो इसीलिए होती है। वो 4-4 ओवर कराने होंगे इन बॉलर्स को, जो कि बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि उन 4 ओवर्स में उन बॉलर्स को पता है कि उनकी पिटाई होनी है और तो कुछ नहीं होना उनका। बहुत हद तक अगर आप देखेंगे तो बैट्समैन तो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से T20 क्रिकेट ही बैट्समैन के लिए है ना। बॉलर के लिए तो बहुत कम चांसेस है, ना उसको हेल्प मिलती है, ना उसको स्पिन मिलता है स्पिनर्स को, ना फास्ट बॉलर को मतलब सीम मिलता है, ना बाउंस मिलता है। सो इसलिए तो बॉलर्स बेचारे एट दी रिसीविंग एंड पे होते हैं। बिल्कुल, बॉलर्स तो रिसीविंग एंड पर होंगे, लेकिन उन्होंने फिर इतना लंबी क्रिकेट नहीं खेलनी, 4 ओवर का ही स्पेल करना होगा। लेकिन गर्मी, ह्यूमिडिटी अपनी जगह पे। मेरा सवाल ये था हारून भाई कि जब इस तरीके की गर्मी की शिद्दत ज्यादा होती है, हमारे यहाँ पर भी जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो डोमेस्टिक के मैचेस भी नहीं होते। हम भी इंतजार करते हैं कि अगस्त सितंबर में जाके हमारा डोमेस्टिक सीजन शुरू होता है ताकि खिलाड़ियों को इंजरी से बचाया जा सके। अब वहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर मैचेस करा रहे हैं, हम उनका क्रेडिट 200% देते हैं। जिस मुश्किलात के बाद वो कराने में कामयाब हुए, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन मेरा क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल यह है कि खुदा ना खास्ता अगर हमारे यहाँ पर किसी मेन प्लेयर को, अल्लाह ना करे शाहीन शाह अफरीदी बहुत जान मारने के लिए जाते हैं, अल्लाह ना करे हसन अली मारने के लिए जा रहे हैं, जो हमारे की बॉलर्स दिखाई दे रहे हैं, जिनकी हमारी नजरें दिखाई दे रही है वर्ल्ड T20 पे, अगर अल्लाह ना करे कोई हमारा ऐसा बैट्समैन के जो इस वक्त बहुत फॉर्म में दिखाई दे रहा है और वो अगर खुदा ना खास्ता ज्यादा जान मारते हुए कोई इंजरी का शिकार हो गया और वो वर्ल्ड T20 में शामिल नहीं हुआ, तो अबू धाबी के साथ जैसे इंडिया की एग्जांपल हमारे सामने है। इंडिया में भी अभी रिसेंटली IPL खत्म हुई और उनका प्लान ज्यादातर जो दिखाई दे रहा है वो सितंबर के मौसम में लेके गए। वो इवन कि वो इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच कम करने को तैयार है कि वो एक ऐसे वेदर के अंदर कराने के लिए जा रहे हैं कि जहां पर कहीं ना कहीं जरा इंजरी का तनासुब शायद कम हो जाए। इस वेदर में अगर इंग्लैंड हम चले जाते, अगर वहां जाके हम प्लान करते हैं अपनी लीग का, तो क्या होता? वैसे ही मैं जानना चाहता हूं। मैं कोई क्रिकेट बोर्ड का एफर्ट खत्म नहीं कर रहा हूं, मैं क्रिकेटिंग ये आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर मेरा कोई खिलाड़ी, कोई कीमती खिलाड़ी अनफिट हो जाता है बिफोर वर्ल्ड T20, ये क्या नुकसान होगा? देखिए नसीम, इसमें 2 चीजें ये है कि ये वो चीज है जिसको हम क्रिकेट की इस्तिलाह में कंट्रोलेबल्स की बात करते हैं। जिन चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल, आप सिर्फ उन्हीं को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब आप अगर हम ये बात करते हैं कि PSL में इंजरी के चांसेस हैं, तो हम इस बात को भी ज़हन में रखें कि अगर कोई ये सीरीज खेल रहे हैं किसी भी टीम के खिलाफ, तो वहां पे तो इंजरी के चांसेस हो सकते हैं ना। तो आई थिंक प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या पाकिस्तान क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि PSL एक ऐसा ब्रांड है, फ्रेंचाइजीज इन्वॉल्व हैं, बहुत ज्यादा स्टेक्स हाई हैं इस सारी चीजों के। और जो आपने कही, जो शेड्यूल की बात की, उसमें सिलसिला ये है कि इंडिया ऑलरेडी
प्री शेड्यूल्ड उसकी अरुण भाई, सीरीज है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हाँ, हाँ मालवी, मैं पता है क्या कहता, मैं ही कह रहा था, मैं जो आप इंजरी तो कहीं भी हो सकती है। मेरा सवाल ये था कि इंजरी तो कहीं भी हो सकती है इसमें, ये तो क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन क्या रेशो बढ़ जाता है इस तरह के वेदर में इंजरी का? मेरा सवाल ये था। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। देखो नसीम, यही जो आपने बात की ना, मैं आपको इसी तरफ ले जाता हूँ जो भी आपने थोड़ी देर पहले श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। आप यकीन करें कि श्रीलंका का जो वेदर है वो इतना एक्सट्रीम होता है कि वहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए आप देखें ना, जो आप इंजरीज की बात करते हैं, आप मोस्टली देखेंगे कि श्रीलंका में जब भी टीमें जाती हैं तो कोई ना कोई आपको कैजुअलिटी नजर आती है। चाहे वो बॉलर के अनफिट होने की सूरत में आए, चाहे वो बैट्समैन के अनफिट होने की सूरत में आए। सो जो लोग तो वहां रहते हैं वो तो उस पूरे मौसम के मुताबिक उनको आगाही है, बट जो लोग बाहर से जाते हैं उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत टैक्सिंग है। देखिए, कराची के मौसम को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आपको एट टाइम्स जून में आप और जुलाई में आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है इन टर्म्स ऑफ। अब इसीलिए हमारे जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं वो अगस्त सितंबर के बाद ऑर्गेनाइज होते हैं हमारे विंटर पीरियड में। सो इसलिए गर्मियों में बहुत ज्यादा क्रिकेट यहाँ नहीं होती। तो ये इस चीज को अब रद्द नहीं करी, इसके चांसेस हो सकते हैं। अब दूसरी चीज आपने कही कि वो बहुत इंपॉर्टेंट और की प्लेयर्स हैं। देखिए, वो की प्लेयर्स जो हैं वो अपनी फ्रेंचाइज टीम के लिए भी तो की प्लेयर्स है ना। कोई भी फ्रेंचाइज कैसे चाहेगी कि फ्रेंचाइजीज कैसे चाहेंगे वो कि उनके वो प्लेयर जो टॉप प्लेयर्स हैं जिन्होंने उनको मैचेस जिताने में अहम किरदार अदा करना है वो सारे मैचेस ना खेलें। क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के बाद जब आप इस चीज के ऊपर आएंगे कि इस वक्त जो सिचुएशन वहां पर क्या है पॉइंट्स टेबल की, और कितने कितने मैचेस कितनी कितनी टीमों के बाकी हैं, तो आपको पता लगेगा कि हर टीम के लिए हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो कहीं भी रिलैक्स नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग देयर प्लेइंग 11। बिल्कुल, हमारी प्रोडक्शन टीम अदनान साहब ने जो है वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल भी हमारे सामने रख दिया है। अगर हारून भाई पॉइंट्स टेबल हम देखते हैं जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वक्त, तो कराची किंग्स की टीम 5 मैचों में 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पे दिखाई दे रही है। देन जल्मी की टीम दिखाई दे रही है, उनके भी इतने ही पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी इतने ही पॉइंट है, लेकिन उन्होंने 4 मैच खेले हुए। लाहौर कलंदर्स की टीम ने भी 4 मैच खेले हुए और उनके भी 6 पॉइंट्स हैं। अभी तक ऐसा नहीं है कि हम कोयटा ग्लैडिएटर्स को या मुल्तान सुल्तान्स को भी इवेंट से बाहर कर दें। बाहर अभी तक इवेंट से कोई भी नहीं हुआ है, लेकिन 4-4 मैचेस खेले इस्लामाबाद ने और लाहौर ने, तो इनके चांसेस जरा ज्यादा लगते हैं कि ये प्ले ऑफ में पहुंचने वाली टीमें हो सकती है, क्योंकि इनमें से कोई भी टीम का जो कह रहे हैं इब्तदाई मैच इन्हीं दोनों के दरमियान होगा, ताकि तमाम टीमों के 5-5 मैचेस हो जाएंगे, उसके बाद 5-5 मैचेस रह जाएंगे, लेकिन जो टीम जीतेगी उसके 8 पॉइंट हो जाएंगे, जिसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो अभी जो अपर कैटेगरी में 4 टीम। जी अरुण भाई। इस हाँ नसीम, ये बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इस पॉइंट टेबल से आपको ये पता लग रहा है कि जो दो टीमों का आपने जिक्र किया, इनको थोड़ा सा एडवांटेज इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इन्होंने 4-4 मैच खेले हुए हैं, तो 2 पॉइंट्स इनके अभी तक पॉकेट में पड़े हैं। दोनों में से कोई भी टीम जीतेगी तो वो 2 पॉइंट्स ले जाएगी। अब जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस पूरे पॉइंट्स टेबल में नजर आ रही है, वो मुझे नजर आ रही है नीचे वाली 2 टीमों के ऊपर, जो कि मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स है। 2-2 पॉइंट के साथ 5 मैचेस खेल चुके हैं, सो अवेलेबल हैं। अगर ये सारे मैचेस जीतते हैं, देन अगेन हम पिछले प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे कि 2 से 3 मैच तो दोबारा सेट होने में लगेंगे, कॉम्बिनेशन बनाने में, उन कंडीशंस को अपने आप को हम आंगी यानी उसको बिल्कुल पूरी तरह अपने आप को एडजस्ट करने में। तो वहां पर अगर खुदा ना खास्ता ये दोनों टीमें जो बॉटम की हैं 1 से 2 मैच अगर लूज कर जाती हैं, देन इनका तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करना, क्योंकि जिनके खिलाफ ये खेलेंगे वो जीत के तो 2 पॉइंट से लेके और ऊपर ही चले जाएंगे ना वो। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये लग रहा है कि जो टॉप 4 टीम्स हैं उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो रिटेन कर लेंगी अपनी ये चारों पोजीशंस। लेकिन अगर वो बहुत ही बुरा खेले और उनके अगर कॉम्बिनेशन नहीं बन सके, और वो 5 मैचेस अगर किसी के हैं, किसी के 6 मैचेस हैं, उसमें से अगर 3 और 4 मैचेस हार जाते हैं, तो देन नीचे वाली 2 टीमों का चांस बनता है कि अगर वो मैचेस जीत के तकरीबन फिनिश करें ऐसी जगह पे जिसमें वो टॉप 4 में आ सके। बिल्कुल, ये चांसेस दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे सामने चार्ट भी दिखाई दे रहे हैं, ये बॉलिंग चार्ट इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। साकिब महमूद तो पेशावर ज़ल्मी को अवेलेबल नहीं होंगे, वो इंग्लैंड में ही बिजी होंगे अपने डोमेस्टिक सीजन की वजह से, जो लीड कर रहे थे 11 विकेटों के साथ। उनके बाद शाहीन शाह अफरीदी दिखाई दे रहे हैं, धानी एक प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं मुल्तान सुल्तान के, जो उनके बाद दिखाई दे रहे हैं। इस लाइनअप में हमें हसन अली भी दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमें वहाब रियाज भी दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं अरुण भाई,
तो हमारे वो बॉलर इस वक्त टॉप पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हसन की और शाहिन अफरीदी की मैं बात कर लेता हूं तो इस चार्ट के अंदर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। फिर वहाब रियाज के बारे में भी कहा जा रहा है, जो उनका एक्सपीरियंस है वो कम बैक कर सकते हैं। आमिर का जो एक्सपीरियंस है, कल वसीम अकरम भी गुफ्तगू कर रहे थे एक चैनल पर, और उन्होंने भी यही बात कही कि उनकी समझ में नहीं आया कि मोहम्मद आमिर को क्यों बाहर किया गया है। मोहम्मद आमिर को टीम में होना चाहिए था, वो 4 महीने से बाहर क्यों है, मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही है। और अगर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी है तो ये सारी दुनिया में होता है, खिलाड़ी छोड़ देते हैं, उसको कोई इशू नहीं बनाया जाता, हमारे यहाँ पर इशू बनाया जाता है। तो ये बॉलिंग चार्ट दिखाई दे रहा है कि अगर हम वर्ल्ड T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं तो इस चार्ट को आप सामने रखते हैं तो शाहिन अफरीदी और हसन अली तो ऑलरेडी इसमें मौजूद दिखाई दे रहे हैं, वहाब रियाज इसमें मौजूद दिखाई दे रहे हैं जी। इसमें तो नसीम जो बड़ी अच्छी, हाँ, जो अच्छी चीज आपने जो इसमें दिखाई, देखें दो दो तो प्लेसेस ऑटोमेटिक चॉइसेस हैं जो कि सेलेक्टर्स के लिए, जिसमें शाहिन आफरीदी और हसन अली का आपने जिक्र किया, दोनों यहाँ भी परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए भी जब खेलते हैं तो परफॉर्म करते हैं। नाउ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि एक्सपीरियंस बॉलर वहाब रियाज यहाँ पर बहुत अच्छी बॉलिंग करता हुआ नजर आ रहा है। अब वहाब रियाज का मुकाबला जो है वो आपका मोहम्मद हसनैन और उसके साथ साथ हारिस रऊफ, ये दो आपके और दूसरे परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि पाकिस्तान टीम के साथ पिछले पिछले 5 से 6 महीनों में खेल रहे हैं। दूसरी तरफ आपने आमिर का जिक्र किया, इस वक्त आउट ऑफ फेवर है, जो कि नजर आता है कि वो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की। प्रॉब्ली आई थिंक जो अनाउंसमेंट ये होती है, ये नॉर्मली आपको टीम मैनेजमेंट को या क्रिकेट बोर्ड को आप कोशिश करते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये बताया जाए कि जी हम क्यों ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। प्रॉब्ली जो नजर आता है कि लोगों के जहन में यह है कि आमिर ने बहुत जल्दी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, वेयरएज वहाब रियाज इतना अर्सा क्रिकेट खेलने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली है। सो वो अपने इंडिविजुअल खुद बता सकता है कि उसने क्यों किया। वसीम अकरम ने जो बात की, देखिए उसने टीम के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। आप एक ऐसे कंपटीशन में जाना चाह रहे हो जहां पर आपका मुकाबला, देखें ना इस वक्त के आपने जितनी भी टीमों के साथ मुकाबले किए हैं वो टीमों की रैंकिंग कुछ भी नहीं थी। आपके जो मुकाबले सही मानों में होंगे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा, वो आपका इंग्लैंड के खिलाफ होगा, वो आपका इंडिया के खिलाफ होगा, और साउथ अफ्रीका की जब पूरी टीम होगी तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग टीम बनती है। सो तो ये वो मैचेस, और वेस्ट इंडीज को आप ध्यान में रखें कि वेस्ट इंडीज की टीम T20 की एक बहुत खतरनाक टीम बनकर सामने आती हुई नजर आ रही है। सो ये वो चीजें हैं जिसको देखते हुए कोशिश यही होगी कि आपका जो स्क्वाड बने उसमें एक्सपीरियंस ऐसा हो जो कि प्रेशर को हैंडल कर सके। अगर आपके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद नहीं है, देखें ये तो हमने बॉलिंग की बात कर रहे हैं ना, जब हम बैटिंग के ऊपर भी आएंगे तो वहां भी खला मौजूद है। सो इसलिए जो रिमेनिंग जितनी भी अभी सीरीज बाकी है बिफोर द वर्ल्ड कप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के थिंक टैंक के लिए, कि पाकिस्तान की सोच को सामने रखते हुए, उसकी बेहतरी को सामने रखते हुए ये फैसले करने होंगे कि किस टीम को, किस प्लेयर को टीम में शामिल होना चाहिए और किस प्लेयर को टीम में शामिल नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता तो छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस समथिंग एल्स, बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करना बिल्कुल डिफरेंट है। और भाई आप बैटिंग की बात कर रहे थे, ये बैटिंग का चार्ट भी हमारे सामने आ गया। 297 रन स्कोर कर चुके हैं मुल्तान सुल्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। 250 प्लस रन स्कोर किए हुए। यहाँ पे बाबर आजम ने 200, शर्जील ने स्कोर किए हुए। नियर अबाउट फखर भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये चार वो दिखाई दे रहे हैं जिन पे हम दोनों ने बहुत बात की है पिछले प्रोग्राम में कि कौन से ओपनर्स होने चाहिए। तो इसमें तो अगर देखें तो अब तक की जो परफॉर्मेंस है तो रिजवान और बाबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप आएंगे स्ट्राइक रेट पे तो पलड़ा उस तरफ चला जाएगा। आई विश के इस चार्ट में इनके साथ साथ इनका स्ट्राइक रेट भी अगर लिखा हुआ होता तो ये और ज्यादा हमें बेहतर हो जाता है इसको एनालाइज करने में। लेकिन अगेन ये वही चार बॉलर्स हैं। देखिए मेरे अपने नजदीक ये चार बैट्समैन जो हैं बहुत हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने के लिए। अब ऑर्डर क्या बनता है, यहां पर आगे इशू है। हमारा कंटेंशन ये है कि दो, देखे ना, अगर आप रिजवान की और बाबर की बात कर रहे हैं कि उन्होंने इतने रन किए हुए हैं, तो क्या वो दो ओपनर शर्जील और फखर जो कि रेगुलर और जेन्युइन ओपनर्स हैं T20 फॉर्मेट में, उन्होंने भी तो अच्छे खासे रन किए हुए हैं ना। सो जब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपके पास मौजूद है, जिसमें रिजवान पहले मिडिल ऑर्डर बैटिंग करते थे और नंबर 3 पे हमेशा बाबर आजम बैटिंग करते हुए नजर आए हैं, तो ये यहां भी परफॉर्म कर सकते हैं ना। आपने जो जो एडवांटेज लेना है फखर जमान का,
और शर्जील का, वो तो टॉप 6, वो फर्स्ट 6 ओवर्स में ही है ना। वो फर्स्ट 6 ओवर में जब दो फील्डर्स बाहर होते हैं तो उसी वक्त आपको चार्ज करने की जरूरत होती है, और ये दोनों 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। और जब उनको फील्डर्स कम मिलेंगे इस दायरे के अंदर, तो ज्यादा चांसेस हैं कि एक्सप्लोसिव स्टार्ट देके आपको 6 ओवर में कम से कम 50-60 का एक अच्छा स्टार्ट देके जा सकते हैं। और मैं वाकई में बहुत ही इस चीज पे तो हम आज भी कायम है, आप भी कायम है, मैं भी कायम हूं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि मेरी अपनी जाती राय में भी कि ओपनर्स यही दोनों होने चाहिए, और इन दोनों को हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट में सरफराज अहमद भी दिखाई दे रहे हैं टॉप 5 में। सरफराज अहमद की एज ए बैटिंग परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है गिव अप नहीं किया है कप्तान ने। कल उनकी बर्थडे थी। नहीं नहीं, वो नहीं हाँ हाँ, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उनकी सालगिरह थी। और वो मतलब बड़ा अच्छा किसी ने ट्विटर पे दिया हुआ था कि वो मुसलसल थैंक यू कर करके थक गए हैं, वो इतने ज्यादा माशाल्लाह उनको बर्थडे की विशेस आ गई हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। दूसरी चीज जो मैं बताऊंगी, जो सरफराज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम अभी अभी तो इन 4 प्लेयर्स की हमने बात की है ना, आपको अपने जेहन में रखना होगा कि पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम भी नजर में आया है वो मिडिल ऑर्डर बैटिंग में। वो 5 और 6 में आपको ऐसे बैट्समैन नजर नहीं आ रहे जो कि कैरी करें। मैं थोड़ा सा देख रहा हूं कि यहाँ जो स्कूल ऑफ थॉट, जो मैं जनरल पब्लिक का भी देख रहा हूं, वो प्रॉब्ली बहुत ज्यादा है कि जी हमें यंग प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए। शोएब मलिक के मुतालिक लोग बात नहीं करना चाह रहे। सरफराज तो क्योंकि पार्ट थे टीम का, लेकिन वो 11 का हिस्सा नहीं थे। लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है, वो बड़े एक्सपीरियंस है T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 5-6 में वो मैच को फिनिश कर सकते हैं। हैदर अली के मुतालिक बात हो रही थी कि जी वो बड़ा पावरफुल हिटर है तो उसको नहीं निकालना चाहिए। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि किसी को निकालने वाली बात हो रही है। इस वक्त आपने ये देखना है कि आपके वर्ल्ड कप के कॉम्बिनेशन में कौन फिट इन कर रहा है, कौन फिट इन हो रहा है। अगर वो आपको वहां पहुंच के, अगर वो अच्छा काम दे के और आपके अच्छा कंट्रीब्यूट कर देता है जिससे आपकी टीम जीतने के काबिल हो जाती है, तो आपने वो देखना है। हैदर अली के पास बहुत वक्त है अभी आने के। अगर ठीक है, मैं फील करता हूं कि इंडिया में यू नेवर नो, कि क्योंकि लो बाउंस पिचेस हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में वर्ल्ड कप होने के चांसेस हैं। अगर इंडिया में वर्ल्ड कप होने के चांसेस नहीं है और किसी और जगह पर अगर ये जाता है, इवन यूएई में भी, आई डोंट नो कि यूएई ये इतना बड़ा इवेंट कर सकेगा इतनी जल्दी या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। फिर साउथ अफ्रीका की बातें कर रहे हैं कि वहां भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है। सो जहां सब कॉन्टिनेंट से बाहर चले गए अगर आप, तो वहां पर तो प्रॉब्ली आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव कि आप जो मर्जी कर लें। बिल्कुल। और फिर वर्ल्ड T20 का अपना एक प्रेशर होगा अरुण भाई। जब इतना बड़ा इवेंट आप खेलने के लिए जा रहे होते हैं, वो चाहे आप अपने मुल्क में ही खेल रहे हो, उसका प्रेशर टोटली मुख्तलिफ होते हैं। आपको याद होगा 1987 वर्ल्ड कप में मंसूर अख्तर बहुत अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन उस तरीके से क्लिक नहीं कर पा रहे थे। सलीम मलिक जैसे बैट्समैन को हमने फ्लॉप होते हुए देखा है वर्ल्ड कप के प्रेशर में। इंजमाम उल हक को हमने फ्लॉप होते हुए देखा है वर्ल्ड कप के प्रेशर में। हर के बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं, तो फिर एक नए खिलाड़ी के लिए, और वो अगर जो परफॉर्म कर जाता है, जैसे इंजमाम ने 92 वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा था। तो एट द सेम टाइम ये तमाम फॉर्च्यून साथ में होती है प्लेयर्स के। जाते जाते बस एक सवाल आपसे पूछूंगा, पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हम बाहर लेके गए, इंडिया अपने आईपीएल के मैचेस बाहर लेकर जा रहा है, तो अरुण भाई क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस दोबारा रेज हो सकते हैं? देखिए, ये जो इस वक्त जो सिचुएशन है, ये प्रॉब्ली किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये ना सिक्योरिटी का इशू है ना किसी और चीज का इशू है। ये इशू है एक ऐसी बीमारी का जो कि अभी तक किसी दुनिया भर में कहीं भी जो है इसको कोई भी अभी काबू नहीं पा सका। तो आई थिंक इस वक्त अगर हम इस पोजीशन में है, देखिए ना, आज ही मैं देख रहा था कि सिंध गवर्नमेंट ने फिर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी है। तो ये एकदम से स्पाइक बढ़ती है, स्पाइक कम होती है, स्पाइक बढ़ती है, स्पाइक कम होती है। तो इसलिए जहां ऐसी कंट्रीज है जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, यहाँ से तो आपको होता है ट्रेवलिंग भी बैन हो गई हुई, यहाँ से बास को आपकी फ्लाइट जा। तो ये वो इशू है जो कि कोविड-19 रिलेटेड है। तो इसमें अगर इस वजह से पाकिस्तान में अगर कोई नहीं आना चाहेगा, तो ना इसमें हम किसी और को ब्लेम दे सकते हैं, क्योंकि ये एक फितरी और कुदरती अमर है कि इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें कोविड एक मौलिक बीमारी के तौर पे सामने नजर आ रहा है, जिसपे कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं। और हम रोजाना देखते हैं कि इंडिया के फिगर्स बढ़ते चले जाते हैं,
पाकिस्तान में कभी कम वाला तनासुब है, जिसमें जो मैं समझता हूँ कि एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम सबको करनी चाहिए, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आई होप 2-3 मंथ्स हमारी अगर ये चीजें इंप्रूव हो जाए तो हमारी जो भी टीमें बाहर से हमारे पास आनी है वो जरूर आएंगी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच हारून रशीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट हंगामा में इतना ही हंगामा होने जा रहा है। फिर हम बार बार कह रहे हैं कि अबू धाबी में सीरीज होने जा रही है, वो रेसेस होने जा रहे हैं कि जिनका हम सबको इंतजार था। 14 मैचेस हुए थे, उनमें पाकिस्तान के लीडिंग रन स्कोरर कौन है, पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल है, लीडिंग विकेट टेकर्स कौन है, वो तमाम के तमाम आपके सामने आज हमने प्रोग्राम में रखे। शेड्यूल का अब तक जब हम ये प्रोग्राम अपना कर रहे हैं तो अब तक तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अगले चंद घंटों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर देता है। इसके चांसेस इसलिए कम दिखाई देते हैं कि आज संडे का दिन है और क्रिकेट बोर्ड के दफातर बंद होंगे। लेकिन इस वक्त वर्क फ्रॉम होम जारी है। इस वक्त तो लंदन से बैठ के भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को रन किया जा रहा है। तो उस लिहाज से हम देखते हैं तो फिर हो सकता है रात में शेड्यूल जारी हो जाए। जितनी जल्दी शेड्यूल जारी हो जाएगा बहुत सारे इबाम खत्म हो जाएंगे। अभी भी जो इबाम पाए जाते हैं कि कल तमाम उन स्टेक होल्डर्स ने क्वारंटाइन होना है लाहौर में, कराची में, और उसके बावजूद अब तक शेड्यूल का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। टीमों को ये नहीं पता कि उनका मैच कब कहां पर है, उनका प्रैक्टिस सेशन कब किस जगह पे रखा गया है। तो उस लिहाज से अभी बहुत सारे इबाम बाकी हैं। लेकिन मैं फिर जाते जाते वही बात कहूंगा, वक्त कम मुकाबला सख्त। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कोशिशें की हैं हम अब तक उनको थम्स अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपने जबरदस्त काम किया और अपने ब्रांड को बचाने के लिए जो एफर्ट किए हैं वो तमाम की तमाम कमाल है। क्या कुछ इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं, ग्रेट हारून रशीद भाई से आपने सुन लिए होंगे। इंजरी लेवल क्या हो सकता है, पिचेस की क्या सूरत हाल होगी, तमाम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हारून भाई ने जो बताया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच हारून भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर अब आपसे ट्यूसडे को रात को 7 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।